करते हैं, फिर कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड तुम्हें याद रखना है, ट्रेंड वही ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन से होगी। यू वर्सेस वी ग्राफ, यू वर्सेस वी ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये है यू और ये है वी। तो 1/v वर्सेस 1/u का तो स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ स्लोप देख के हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ये है v और ये है u पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये जो है रियल ऑब्जेक्ट है। ये वर्चुअल इमेज है और ये रियल इमेज है। रियल इमेज है, सारे लोकेशंस तुम्हें पता है कि यहाँ से अगर कॉन्केव मिरर है तो फोकस से वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे u जो है माइनस इन्फिनिटी पे हो, u अगर यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है और u जो है वो माइनस इन्फिनिटी पे है, तो माइनस इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। पैरेलल ले जा रही है तो फोकस पे बनेगा, और फोकल लेंथ उसका होता है माइनस, फोकल लेंथ होता है माइनस एफ पे, तो माइनस एफ हो जाएगा यहाँ पे। ये होगा माइनस एफ और ये होगा माइनस एफ। तो u अगर माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, u की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, इस साइड है, तो इमेज जो है वो माइनस एफ पे होगा। मतलब ये हो जाएगा माइनस एफ और ये है माइनस इन्फिनिटी। यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे रियल ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा ये इमेज जो है वो फोकस से बढ़ती जाएगी, फोकस से बढ़ता जाएगा। मतलब ये जैसे 2f पे आएगा, कर्वेचर का। जब एग्जैक्टली 2f पे है, एग्जैक्टली जो है ये -2f पे आएगा, यहाँ -2f पे आएगा, तो इमेज भी क्या होगा, -2f पे होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे ये फोकस तक आएगा, फोकस तक आएगा, तो इमेज कहाँ चला जाएगा, माइनस फिर इन्फिनिटी, से इन्फिनिटी चला जाएगा। कि यहाँ से माइनस। इन्फिनिटी चला जाएगा। मतलब इधर कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, इधर हो जाएगा -f, कॉमा ये माइनस इन्फिनिटी। फोकस से थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, तुरंत प्लस इन्फिनिटी से आ जाएगा, मिरर के पीछे से आ जाएगा। तो जैसे ही ये थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन होगा, फोकस से और थोड़ा क्लोज आएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ये -f और प्लस इन्फिनिटी है। तो यहाँ से ग्राफ का नेचर जो है चेंज होगा ऐसे। तो हम देखेंगे इसके थ्रू पास करेगा, इसके थ्रू पास करेगा, और इसके बाद फिर करते करते अगर पोल तक आएंगे, पोल के लिए u 0 है तो v 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ की पॉइंटर्स हैं, की पॉइंटर्स हैं, और उसके बाद फिर हम ट्रेंड ड्रॉ कर देंगे इसका, कि यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से ये स्टार्ट करते करते ऐसे जाएगा। एग्जैक्टली टच कहाँ पे करेगा, माइनस इन्फिनिटी, तो वो तो मिलेगा नहीं उसको, और माइनस इन्फिनिटी मिलेगा नहीं, तो ऐसे हो जाएगा इस लाइन के टेंजेंशियल। और जैसे ही वैल्यू -f से क्रॉस करेगी वो प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और ये एसिम्पटोट किसको बोलते हैं? एसिम्पटोट बोलते हैं टेंजेंट एट इन्फिनिटी। एसिम्पटोट का मतलब होता है टेंजेंट एट इन्फिनिटी। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी, ये इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे एस, यो जो u इज इक्वल टू -f है वो एसिम्पटोट है। ये जो लाइन है ये एक एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट मतलब कहीं इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगा, इन्फिनिटी ऐसे कभी मिलेगा नहीं। जहाँ पे डिफरेंशिएबल ना हो। हाँ, उसके बाद तो फिर वही हो जाएगा जो फोकस तक जाएगा, यहाँ से फिर इन्फिनिटी तक जाएगा फाइनली, अगर उधर प्लस इन्फिनिटी है तो यहाँ से वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए फिर u अगर हाँ सर, इसमें -f में जाएगा, वो भूल गया, मतलब रॉन्ग हो साइन। ये जो है u अगर ऐसे होगा तो इमेज की पोजीशन चेंज करेगी। यहाँ से जो रीजन बताया था, रीजन 1 2 3 तो ये f है, ये 2f है, तो ये रीजन 1 2 आपस में एक्सचेंज हुए, फिर
3 में ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट है, तो 3 वाला तो यहाँ पे 4 में होगा, और जब 4 में जाएगा, 4 में जाएगा तो इमेज कहाँ पे हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा तो यहाँ पे ये फोकस पे होगा। तो ये जस्ट इसको जो है प्लस इन्फिनिटी से यहाँ पे माइनस एफ, इधर इमेज होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इमेज हो जाएगा, तो माइनस एफ, तो ये इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। ये टोटल इसका ग्राफ होगा। तो ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और ये माइनस एफ पे, कि ये हमारी एक्सिस है, और इसका जो ये लाइन जो है, दो वर्टिकल लाइन हम लोकेट करेंगे माइनस एफ पे, और ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे बना देंगे। ये हो जाएगा इसका यू वर्सेस वी ग्राफ कॉनकेव के लिए। ठीक है, समझे? तो जो पोजीशंस हैं यस सर। उन्हीं पोजीशंस के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए यहाँ पे ट्रेंड बना देंगे हम। तो जनरली रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही ग्राफ पूछा जा सकता है कि कॉन्वेक्स का कॉनकेव के लिए आइडेंटिफाई करो, कॉन्वेक्स के लिए आइडेंटिफाई करो। तो ऐसे ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, इमेज फॉर्म हुआ फोकस पे, तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस एफ, उसके बाद फिर टू एफ से पास होगा, उसके बाद अगला जो होगा जस्ट फोकस से पहले तक रहेगा तो इमेज रहेगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस एफ और इन्फिनिटी। फोकस को क्रॉस करेगा तो तुरंत प्लस इन्फिनिटी से आ जाता है, प्लस इन्फिनिटी। ओरिजिन से पास करेगा, यू जीरो होगा तो वी भी जीरो होगा, और उसके बाद फिर अगर यू इन्फिनिटी होगा तो इमेज की पोजीशन चेंज होगी, तो वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये नॉन लीनियर टाइप का हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ हो जाएगा। तो अगर याद रखना है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ये सेंटर जो है ये माइनस एफ और माइनस एफ पे होगा, और ऐसे ऐसे जो है, सॉरी, ऐसे ऐसे जो है ड्रॉ कर देना है। और कॉन्वेक्स के लिए ऐसे वो ऐसे, प्लस एफ और प्लस एफ पे हो जाएगा। हाँ, कॉन्वेक्स के लिए सेम एग्जैक्टली सेम ग्राफ होगा, ये उठ के जो है उधर चला जाएगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स के लिए अगर ड्रॉ करोगे तो कॉन्वेक्स के लिए सेम फॉर कॉन्वेक्स यू वर्सेस वी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये हो जाएगा वी, ये है यू। रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जब यहाँ पे ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पे होगा, माइनस इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कॉन्वेक्स है, माइनस इन्फिनिटी है, रेज ऐसे आ रही हैं, और ये क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वर्चुअल बनेगा फोकस पे। प्लस एफ पे, पॉजिटिव में होगा प्लस एफ पे बनेगा, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस एफ, तो ये हो जाएगा प्लस एफ, एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और प्लस एफ। तो ये रीजन 4 है, अब जैसे जैसे यहाँ पे आएगा ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा। उसके बाद फर्दर जो है जब ये रीजन 3 में जाएगा, रीजन 3 में जाएगा तो ये 4 की तरफ जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेगा, जब u ज़ीरो होगा तो v ज़ीरो होगा ही, और ये होगा, और उसके बाद फिर जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचेगा तो ये जो है माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल का यहीं तक है सब कुछ, रियल के बाद ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, तो जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट माइनस एफ से पहले तक रहेगा तो ये इमेज बनेगा यहाँ पे फोकस पे, ये प्लस एफ, ये प्लस एफ, ये हुआ। और जैसे ही फोकस से फर्दर चेंज होगा तो फिर 3 4 वाले तो हो गए ये दोनों, अब इसके बाद फिर ये वाला है, ऐसे वाला है, जो ये 1 ये 2, तो यहाँ ऑब्जेक्ट पहुँचा तो 1 में इमेज फॉर्म होगा, तो यहाँ से फाइनली जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो इस टाइप का।
ऐसा ग्राफ हो जाएगा ये। तो इसका ये बोल सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन है वो एफ एफ पे होगा। ये हमारी एक्सिस है, तो ये एफ एफ के अबाउट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ कर देना है, और ये कॉन्वेक्स में हो जाएगा, और कॉनकेव में वही माइनस हो जाएगा। कॉनकेव में यही माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे दो वर्टिकल ड्रॉ करोगे, और इन दोनों वर्टिकल के करस्पॉन्डिंग ऐसे और ऐसे जो है ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का वेरिएशन होगा ये। जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से आया था के क्यू बाई आर टाइप का, आर स्क्वायर टाइप का, या बी वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ किया होगा, उसी टाइप का इसका ग्राफ होगा। तो कॉनकेव के लिए माइनस एफ, और कॉन्वेक्स के लिए प्लस एफ। नेचर सेइंग वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का होगा, बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, ये शिफ्टेड है उसका सेंटर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस जो लोग पढ़े होंगे मैथ वाले, तो वो ओरिजिन से यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, माइनस एफ माइनस एक्स पे शिफ्टेड है। सर स्टैंडर्ड वाला है एनसीईआरटी में, शिफ्टेड नहीं। हाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका ओरिजिन अगर शिफ्टेड होगा, x माइनस ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो उतना मैथमेटिकल नहीं जाना है, अगर ऐसे ही सोचो कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट इमेज के पोजीशंस हैं उन्हीं से रिलेट करके ये ग्राफ बन जाएगा। ओरिजिन से ये ग्राफ हमेशा पास करेगा, क्योंकि u 0 पे v 0 है, तो ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। और तुम्हारे जो की पॉइंटर्स हैं u 0 v 0 पे होगा, f पे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पे f होगा। फोकस से इधर उधर रहेंगे तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी चेंज होता है, तो वो सारा कुछ इसके थ्रू बना सकते हो। ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा। ऐसा किसी ने ड्रॉ किया था? यस सर। नो सर। नो, ठीक है। नो सर। तो इस ग्राफ को भी ड्रॉ कर लेना। तो यू वी ग्राफ हो गया, 1/v 1/u ग्राफ हो गया, ये दो हुआ, इक्वेशन हुआ, डेरिवेशन हुआ, मैग्निफिकेशन हुई, वेलोसिटी हुई, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग, बस सेम केसेस जो हैं रेप्लिकेट होंगे एग्जैक्टली लेंस के लिए। तो तो हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, लाइट रे का पाथ, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एक्सप्लेन करता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि लाइट का इंटरेक्शन विद मीडियम, मीडियम के साथ अगर लाइट इंटरेक्ट करेगी तो कैसे मूव करेगी, पाथ चेंज होगा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगी या बेंड होगी, तो वो चीज मेजर करता है लाइट के बिहेवियर ऑफ लाइट इन मीडियम। इसके सेंस में मैं बोल रहा था ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c/v। म्यू की वैल्यू जो है एब्सोल्यूट अगर है तो ग्रेटर देन 1 है, और रिलेटिव है तो ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, इन सब के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये सब देखा था। फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था। सर वो जो म्यू है सर उसको कैसे पढ़ेंगे सर, म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, वो जो हाँ, म्यू म्यू 1 2, तो म्यू 1 2 है, तो उस 1 2 का रिप्रेजेंटेशन इसमें से कुछ भी होता है, कई जगह पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे कुछ भी यूज हो सकता है। तो मेजर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये होगा ऊपर। ये तीनों का मतलब है μ1/μ2, μ1/μ2, 2 के रेस्पेक्ट में, 2 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन लिखा है मैंने, ये रिप्रेजेंटेशन लिखा है, इसमें से कोई भी नोटेशन दिया हो सकता है, तो तुम्हें बस समझना है कि जो यहाँ पे होगा वही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाई 2। वो 2 वाले को इधर उधर कहीं पे भी लिखा रहता है। सर वो मोनोक्रोमेटिक लाइट ये सब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ। प्लेन पोलराइज। क्रोम मतलब कलर, मोनोक्रोमेटिक मतलब कलर, मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर। मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ। प्लेन सर पोलर है। निकोल प्रिज्म से पास करने पे क्या वो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलता है? वो क्या पढ़ रहे हो क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी केमिस्ट्री में?
है। हाँ, हाँ, सर कहीं पे देखा था प्लेन पोलराइज लाइट निकलता है वो पता, लेकिन पूछ रहा हूँ। प्लेन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड का मतलब होता है कि जैसे लाइट, लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो जो ऑर्डिनरी सोर्स से लाइट आती है, वो ऑर्डिनरी सोर्स से लाइट जो है वो कई सारे डायरेक्शन में होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है कई सारे डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लो ऑर्डिनरी सोर्स में लाइट का जो होता है जनरेशन होता है वो ऐसे होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एटॉमिक स्ट्रक्चर पड़े हुए, वहाँ पे गैसेस के एटम्स हैं, उस एटम में इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिट होते हैं। ट्रांजिट होते हैं तो लाइट जनरेट होती है। तो अब मल्टीपल एटम्स हैं तो वो सारे जो है अपने अपने जो है डायरेक्शन में, मतलब उनका सारे एक साथ तो नहीं जंप करेंगे ना कि चलो 3 से 2 में एक साथ जंप करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। मतलब जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स होता है, उस ऑर्डिनरी लाइट सोर्स में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के हर पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं। तो इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट में जब कोई भी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का लाइट के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्स है, तो उसके जो कौन सा लिवो रोटेटरी और डेक्स्टो रोटेटरी होता है ना, वो कि हाँ ऑप्टिकल सर। प्रॉपर्टी, तो उसमें राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। तो अगर ऑर्डिनरी सोर्स वाली लाइट लेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है, तो अगर इसको ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा, रोटेट करने के बाद भी ये ऐसे ही रहेगा। मान लो इसको, अगर इसको हम मार्क करते हैं तो ये रोटेट करके यहाँ पहुंच गया, लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि अनपोलराइज्ड लाइट से ऑप्टिकल एक्टिविटी का स्टडी नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या करना होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को बंद करके केवल सिंगल डायरेक्शन में करना होता है। अब जब सिंगल डायरेक्शन में ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए कुछ क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के थ्रू जब पास करता है तो उस क्रिस्टल की एक ट्रांसमिशन, वो पोलराइजेशन में पढ़ेंगे यार। तो वो क्या करता है, वो पोलराइज कर देता है, वो पोलराइज कर देता है। तो अब ये हो जाएगी पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट मतलब उसमें एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जब मटेरियल से इंटरेक्ट करेगा तो इसको कुछ ये रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है। उसकी एक्टिविटी को जो है स्टडी करेंगे। सर ये फिजिक्स में पढ़ेंगे सर? पोलराइजेशन पढ़ेंगे, ये सब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं। पोलराइजेशन क्या है, उसमें क्या इफेक्ट होता है, रोटेशन कितना होता है, कैसे इंटेंसिटी वेरी करेगी, वो सब पढ़ेंगे। हाँ सर ठीक। तो ये है, चलो काम की चीज़। तो काम की चीज़ थी स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने जो है वो म्यू 1, ये दो मीडियम है, दो मीडियम है, म्यू 1 और म्यू 2। अब यहाँ से जो है इस मीडियम का इंटरफेस का ये नॉर्मल है। नॉर्मल में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है θ1 है, और ये किसी में ये बेंड हो रही है, ये हो जाएगा θ2। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, RR रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो है नॉर्मल NRL, ये हो जाएगा नॉर्मल, या N कैप, N ही रहने देते हैं इसको, ये N है। तो ये नॉर्मल है, तो स्नेल्स लॉ होगा, इस पॉइंट पे हम अप्लाई करते हैं, म्यू इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, म्यू इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो म्यू 1 साइन θ1, साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन θ2। ये स्नेल्स लॉ इस रिफ्रैक्शन के लिए। अब इसी को हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमें यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, आई कैप जो है, आई कैप, आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर along incident ray, r cap is the unit vector along refracted ray, and n cap is the unit vector along normal। ये जो है यूनिट वेक्टर्स हैं। तो कभी भी अगर साइन थीटा देखते हैं हम लोग, तो उससे कौन सा प्रोडक्ट याद आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है। साइन कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा वो डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो इसी को लिख लेते हैं म्यू 1, म्यू 1, और ये क्या हो जाएगा, आई क्रॉस एन, आई क्रॉस एन का मैग्नीट्यूड,
इज इक्वल टू म्यू टू आर क्रॉस एन का मैग्नीट्यूड। कि ऐसे अगर वेक्टर गिवन है तो भी हम स्नेल्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, म्यू वन साइन थीटा वन ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, तो ए बी वेक्टर होगा ना सर? वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर्स अगर हैं अच्छा, यूनिट वेक्टर, हाँ। कि दिया हुआ है कि भाई एक्स वाई प्लेन है, उस एक्स वाई प्लेन पे आई जे के लॉन्ग लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ या ये बताओ, तो ये वेक्टर इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। जो भी इंसिडेंट रे के लॉन्ग वेक्टर दिया होगा यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, एन कैप वेक्टर फाइंड होगा, यहाँ से जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसी का स्नेल्स लॉ का ही वेक्टर फॉर्म है, रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म। ऐसे लिख लेंगे म्यू वन आई क्रॉस एन इज इक्वल टू म्यू टू आर क्रॉस एन कैप, ये इसका वेक्टर सर वो फॉर्म। थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा सर? कहाँ पे? तो सर आप जो डायग्राम किए हैं सर। कौन सा ये हाँ सर। थीटा? थीटा ही होगा। थीटा वन है, क्यों 90 माइनस थीटा? अच्छा, नॉर्मल आप हॉरिजॉन्टल ले हैं सर हाँ ये। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये इंटरफेस है, ये जो है इंटरफेस है, इंटरफेस है। ठीक है, ये एन कैप है, ये एन कैप है ऐसे। तो ये म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, ये हो जाएगा। तो ये तो हुआ स्नेल्स लॉ, बेसिक जनरल रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है इसका, इसमें रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन, अपरेंट डेप्थ या रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। पहले रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन के लिए पहला होता है इसमें अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और हाइट। अपरेंट डेप्थ और हाइट, तो जैसे हमारा जो अब ये क्या है, नॉर्मल, ये हमारा, ये अपरेंट डेप्थ की जो हम लोग बात करेंगे वो किसके लिए, नॉर्मल इंसिडेंस और पैरेक्सियल रेस। एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं, नियर नॉर्मल। नियर नॉर्मल क्यों है वो भी समझ में आएगा। जैसे क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है किसी कंटेनर में, या ये कोई एक इंटरफेस है, इंटरफेस है, इस इंटरफेस में यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो जस्ट इंटरफेस के पास में ही है। इसकी हाइट, इसकी हाइट जो है वो इंटरफेस के पास में ही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और यहाँ से डी डेप्थ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, डी डेप्थ पे ऑब्जेक्ट है, इसका म्यू टू है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब ये नियर नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वो डायरेक्टली ऐसे नीचे ही देख रहा है, मतलब जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर है तब। अगर वो यहां से देखेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम यूज करेंगे पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब ऑब्जेक्ट और ये जो ऑब्जर्वर है इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के आसपास ही जो रेज होंगी सिर्फ वही लेंगे हम, जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा सिर्फ वही लेंगे। इसीलिए ये क्या है, ये पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तब फिर हम जो बेसिक रिफ्रैक्शन से जैसे करेंगे, वो बेसिक रिफ्रैक्शन तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो तो हमेशा वैलिड है। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो हमेशा वैलिड है, उसको यूज करेंगे। अगर नहीं ये अप्रोक्सीमेशन होल्ड करता है, कब होल्ड करेगा, जब देखने वाला जस्ट उसी के ऊपर है, जो भी ऑब्जेक्ट है ठीक इसी को ऊपर से देख रहा है, नॉर्मल, नियर नॉर्मल इंसिडेंस या नियर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या है कि एक रेज तो यहाँ से यहाँ चली गई, एक रेज यहाँ से जो है डायरेक्ट चली गई इसके पास,
तो इसके लिए, इस रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री है। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। दूसरी रेज जो है, दूसरी रेज किसी एंगल पे हम लेते हैं, किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई, किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई, मान लिया कि वो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। बाद में हम μ1 को एयर ले लेंगे, बट अभी मान लेते हैं कि हमारा क्या केस है कि μ1 इज लेस देन, μ2 इज ग्रेटर देन। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे गया। अब ये नहीं सोचना है कि ये जो है यहाँ से इसकी आंखें ऐसी हैं जैसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे टाइप देख रहा है ऐसे करके, तो ये जो है रिफ्रैक्ट हो गया ऐसे। तो यहाँ पे ये आर है और ये है आई। तो अब इसको ऐसा लगेगा कि ये रेज जो है वो यहाँ से आ रही है, ये जो है रेज यहाँ पे आ रही है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो इसकी एक्चुअल डेप्थ है, इसकी एक्चुअल डेप्थ है डी, डेप्थ डी। बट इसको ऐसा लगेगा कि वो कहाँ पे है, उसको ऐसा लगेगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एपरेंट, डी एपरेंट। एपरेंट इसलिए कि सच में नहीं हुआ है वो, ठीक है, वो उसको अपीयर हो रहा है। सच में तो वो डी पे ही है, उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो है, डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब एक्चुअल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ चेंज हो गई, तो ये उसको अभी ये दिखाई दे रहा है। तो उसको लगेगा जैसे बकेट में हम मान लो कंटेनर का बॉटम हमें दिखता है, थोड़ा सा शिफ्टेड दिखता है, तो इसी वजह से होता है वो। तो ऐसा दिखाई देगा, तो ये भी हो जाएगा आर और ये हो जाएगा आई, ये आई हो जाएगा। ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं P, और ये जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं Q, और यहाँ से PQ की जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं कुछ X। अब ये नियर नॉर्मल इंसिडेंस है, पैराक्सियल रेज हैं, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज हैं। जस्ट यहाँ पे क्लैरिटी के लिए ऐसे डिस्टेंट दिखाया हुआ है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इस पॉइंट पे तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो 10 10 क्यू पे, हाँ क्यू पे जो है स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ एट क्यू, स्नेल्स लॉ जहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा हमारे पास, तो ये लॉ है। क्या लॉ बोल रहा है, μ2 sin i, μ2 sin i इज इक्वल टू μ1 sin r, ये है। अब पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन, i एंड r आर स्मॉल, i एंड r आर स्मॉल, आर स्मॉल, ये सारे जो है छोटे छोटे हैं। नियर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन सब छोटे छोटे हैं, तो क्या करेंगे, उसको tan कर लेंगे। यही अप्रोक्सीमेशन एक है, tan i इज इक्वल टू μ1 tan r, μ1 tan r। तो μ2 tan i की वैल्यू, tan i की वैल्यू क्या आई, x डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू μ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan r कितना होगा, x डिवाइडेड बाई d अपरेंट, x by d apparent। d अपरेंट ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा d बाई μ2, d बाई μ2 इज इक्वल टू d अपरेंट बाई μ1, d अपरेंट बाई μ1। तो अब इसको हम ऐसे जो है याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है, तो उसको बोल सकते हैं क्या है, इंसिडेंट रे का मीडियम, दिस इज मीडियम ऑफ म्यू ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है, ऑब्जेक्ट भी उसी में μ2 में रखा हुआ है, d डिवाइडेड बाई μ2, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा जहां से ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर, और उसको हम बोलेंगे म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जिसमें जा रही है, ठीक है। देखने वाला तो वही है, तो देखने वाला जहां पे भी है उसका जो दिखेगा डी अपरेंट बाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई उसका। तो उसको याद रखेंगे, इंसिडेंट रे का मीडियम डिवाइडेड बाई इधर है रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम। अब इफ अगर यहाँ पे हम ले लेंगे कि भाई μ1 एयर है, μ1 जो है वो एयर है, सर। हाँ सर इसमें पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन कहाँ यूज कर सर? ये पैराक्सियल ही है, तभी तो हम अप्लाई कर पा रहे हैं। तो वो तो हम नॉर्मल ज्योमेट्री से भी तो लिख सकते हैं ना सर? नॉर्मल ज्योमेट्री मतलब पैराक्सियल रेज वही होंगी जो एक्सिस के बहुत ही क्लोज होंगी, ये जो हमारे ऑब्जर्वर और लाइन को ज्वाइन करने वाली हैं उसके क्लोज हैं, तभी एंगल स्मॉल होगा। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लोजर टू एक्सिस, क्लोजर टू एक्सिस,
μ2 जो है वो मान लो म्यू है, वाटर है, कुछ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपरेंट हमें देखो, डी अपरेंट का फॉर्मूला आ जाएगा डी अपरेंट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई म्यू, डी डिवाइडेड बाई म्यू, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो ये। तो जो भी होगा 10 सेंटीमीटर, यस सर। 10 डी डिवाइडेड बाई म्यू, और म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डी अपरेंट हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो उसकी जो हाइट है वो कुछ कम दिखाई देगी। ये डिस्टेंस कहाँ से है, ये डिस्टेंस जो है इस इंटरफेस से है, इस इंटरफेस से ये डिस्टेंस है डी अपरेंट, तो ऐसा लिख लेंगे। अब मान लो इसी को हम देखते हैं कि भाई रेयरर ले लिया, अब मान लो कि ऐसा है कि कोई पानी के अंदर से देख रहा है, ये देखने वाला कहाँ पे, एयर में था और वाटर के अंदर लोकेटेड था। अब मान लो कि नीचे से ऊपर देख रहा है, वो नीचे से ऊपर देख रहा है, यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, जैसे मान लो कि कोई बर्ड है, इसके लिए अगर हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे कोई बर्ड है इसलिए मुझे तो और ऊंचा दिखता है सर ऊपर से। हाँ नीचे से जो है ऊंचा दिखाई देगा, ये जो है एयर है और ये म्यू फिश है। है, यहाँ पे जो है ये फिश है, ये फिश है, ये फिश है, फिश देख रहा है किसको, बर्ड को, फिश देख रहा है बर्ड को, तो फिश अगर बर्ड को देख रहा है तो एक तो रेज यहाँ से आएंगे बर्ड से, जो रेज इसके पास, फिश के पास पहुँच रही हैं, एक ये है, और दूसरी जो है किसी एंगल पे हम लेंगे, किसी एंगल पे लेंगे तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो ये फिश के पास पहुँच रही है भाई, फिश यहाँ तक है, तो ये बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इसको एक्सटेंड करेंगे सर तो अगर स्ट्रेट अप देखेगा तो उसे वहीं पे दिखाई देगा ना। है स्ट्रेट मिनिमम कोई भी दो रेस तो अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, स्ट्रेट, एक सिंगल रे से कुछ नहीं दिखाई देगा। स्ट्रेट का मतलब तुम सोच रहे नहीं हो नहीं, अगर वो एक ही बर्ड के अगर आ जो रही, स्ट्रेट डाउन है तो हाँ वो उसको बर्ड ऊपर ही दिखेगा। हाँ, बर्ड उसको ऊपर दिखेगा बट उसकी हाइट उसको ये दिखाई देगी, ज्यादा दिखेगी, ये है, तो उसको लगेगा बहुत दूर में है। हाँ, तो यहाँ पे इसकी हाइट जो है एच ये है, और आई जो है उसको क्या दिखाई दे रहा है, एच एपरेंट, तो उसको जो है एच एपरेंट दिखाई दे रहा है, ऐसे एच एपरेंट। तो अब इसमें अगर अप्लाई करते हैं सेम फार्मूला, डी एपरेंट, डी एपरेंट जो देखने वाला है तो हम करेंगे एच एपरेंट डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम म्यू, और एच डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रे का मीडियम, इंसिडेंट रे का मीडियम है एयर 1, तो यहाँ पे एच एपरेंट क्या हो जाएगा, एच एपरेंट इज इक्वल टू म्यू एच, ठीक है, एच एपरेंट इज इक्वल टू म्यू एच, तो ये जो है इंक्रीज कर जाएगा, और डी एपरेंट इज इक्वल टू डी बाई म्यू। तो अगर एयर है, एक पॉइंट याद रख लोगे कि अगर एयर है तो या तो म्यू से डिवाइड करेंगे या म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एयर से कोई देख रहा है तो डिवाइडेड बाई म्यू, डेंसर से कोई देख रहा है, वाटर से कोई देख रहा है तो इनटू म्यू, डेंसर से देखेंगे तो म्यू से मल्टीप्लाई, रेयरर से देखेंगे तो डिवाइडेड बाई म्यू, ऐसे, या फिर जनरल ऐसे याद रख सकते हो कि या तो म्यू से डिवाइड हो रहा है या तो म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हाइट, अपरेंट डेप्थ और अपरेंट हाइट चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन देखते हैं, एक पेपर वेट है, क्यूबिकल पेपर वेट है, इस पेपर वेट ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का है, और इसमें से कोई ऑब्जर्वर एक साइड से देखता है, एक कोई स्पॉट है, क्यूबिकल पेपर वेट है, ट्रांसपेरेंट है, एक साइड से ऑब्जर्वर देखता है तो उसको अपरेंट डेप्थ दिखता है, डी अपरेंट 1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और दूसरे साइड से उसको रोटेट करके देखता है, यहाँ से देखता है तो उसको दिखता है डी अपरेंट 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्यूब, फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ क्यूब। सर म्यू 1.5 लेंगे। हाँ म्यू 3/2, यस 1.5, ये ग्लास का है, नहीं भी गिवन है तो इसको ले लेना है 3/2।